हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5, जो कि आपको एनएमआर पे रहने वाला है। लेक्चर नंबर 5 ऑन एनएमआर। आज का जो हमारा मेजर टॉपिक रहेगा, शील्डिंग एंड डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। ये एक फिनोमिना होता है एनएमआर के अंदर। ये क्या चीज़ रहता है आज हम समझने वाले हैं। देखिए, एनएमआर में हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम अपने सैंपल मॉलिक्यूल को लेते हैं और सैंपल मॉलिक्यूल पे फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी डालते हैं। इससे हमें पता है कि जो न्यूक्लियर स्पिन एक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। अब जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियाई के थ्रू जो जनरेटेड है उसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली, ये चेक करना है। अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम है तो उस कंडीशन में हम इस फिनोमिना को कहते हैं डीशील्डिंग। ओके, कि क्या कहेंगे, डीशील्डिंग मीन्स आपके पास एक डायरेक्शन है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की, जिसे हम बी से या फिर बी नॉट से या फिर एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आपका न्यूक्लियाई के खुद के स्पिन के कारण एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उसकी डायरेक्शन भी सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो वो फिनोमेना कहलाता है आपका डीशील्डिंग इफेक्ट। मीन्स कि आपकी न्यूक्लियाई की किसी टाइप की कोई शील्डिंग, यानी कि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए ये कहलाएगा डीशील्डिंग। शील्डिंग नहीं हो रही है, सुरक्षा नहीं हो रही है। तो मीन्स डेफिनेशन निकलते हैं कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन का खुद का जो रोटेशन होता है वो खुद अपने एक्सेस के ऊपर रोटेट करते हैं और वो सराउंडिंग द न्यूक्लियस रोटेशन उनका रहता ही है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ है, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मीन्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, तो ये फिनोमेना कहलाता है आपका डीशील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बीच में आपका न्यूक्लियाई और ये आपके पास है रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन, और इन रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन के कारण ये आपके पास है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के सेम है, इसलिए ये फिनोमेना कहलाता है आपका डीशील्डिंग। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका न्यूक्लियाई जो फील करेगा वो रहेगा एच नॉट इफेक्टिव इक्वल टू एच नॉट प्लस सिग्मा एच नॉट। दिस सिग्मा एच नॉट जो है आपका वो क्या है, इट इज रिक्वायर्ड लेस फील्ड, सॉरी सिग्मा एच नॉट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमें ऐड करना होता है। तो इससे क्या रहा कि इट इज रिक्वायर्ड लेस फील्ड स्ट्रेंथ कंपेयर टू अप्लाइड फील्ड। रिजोनेंट होने के लिए, न्यूक्लियर रिजोनेंट होने के लिए जितनी फील्ड स्ट्रेंथ की नेसेसरी थी उससे कम फील्ड स्ट्रेंथ में ही आपका न्यूक्लियर रिजोनेट हो जाएगा, अल्फा टू बीटा स्टेट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि कुछ फील्ड तो खुद ने ही जनरेट कर दी इसलिए। ओके, तो सेकंड पॉइंट इससे क्या निकलेगा, लेस एनर्जी और रेडियो फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू फ्लिपिंग न्यूक्लियस ओरिएंटेशन इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा से बीटा में जाने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और डेल्टा वैल्यू जो रहेगी, यानी कि डीशील्डिंग है तो डेल्टा वैल्यू आपकी जो है वो डाउन फील्ड में शिफ्ट होगी, हर्ट्ज वैल्यू आपकी मैक्सिमम की ओर जाएगा, यानी कि डेल्टा वैल्यू इन डाउन फील्ड। ओके, याद रखने का तरीका रहता है कि डाउन फील्ड मीन्स डीशील्डिंग, डाउन फील्ड मीन्स डीशील्डिंग। ओके, डाउन फील्ड मीन्स डीशील्डिंग। इसी टाइप से दूसरा जो फिनोमिना रहता है आपका शील्डिंग का, इसमें क्या रहता है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ येलो से, दिस वन, ये मैग्नेट के कारण कुछ भी अप्लाइड रहेगा, और इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण और रोटेशन के कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है दिस वन, ये क्या है, एक दूसरे के अपोज हो गए। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस टाइप से रह गई और ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जो आपका इफेक्टिव
मैग्नेटिक फील्ड जो आपका न्यूक्लियस फील करेगा वो क्या रहेगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड माइनस सिग्मा एच नॉट। ओके, दिस सिग्मा एच नॉट मीन्स इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का एक पोर्शन है। मीन्स जितनी फील्ड स्ट्रेंथ न्यूक्लियाई को फ्लिपिंग के लिए चाहिए थी और जो फील्ड स्ट्रेंथ हम उसको दे रहे हैं वो उतना फील नहीं कर पा रहा है, तो हमें हायर एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ताकि उस लिमिट तक वो पहुंच सके, क्योंकि इसके खुद के फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ने जो आपका एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड आप जो अप्लाई कर रहे थे उसको उसने रिड्यूस कर दिया। ओके, तो पहले तो हम इसके डेफिनेशन से देख लेते हैं कि भाई इफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आर अपोज टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस। और ड्यू टू शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस ये जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड फील नहीं कर पाता है, इट फील लेस मैग्नेटिक फील्ड, देन रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियस ओरिएंटेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा टू बीटा में जाने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जब भी आपका शील्डिंग होता है तो शील्डिंग में याद रखिए जो शील्डिंग है वो आपके डेल्टा वैल्यू को अप फील्ड की ओर ले जाता है। तो शील्डिंग अप फील्ड क्या रहेगा आपका, शील्डिंग हो रहा है तो आपकी डेल्टा वैल्यू अप फील्ड, तो शील्डिंग अप फील्ड एंड डी शील्डिंग डाउन फील्ड। तो मुझे एक ही याद है डी 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 फील्डिंग डी शील्डिंग डाउन फील्ड, तो इसका अपोजिट शील्डिंग अप फील्ड। ओके, तो इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। टीएमएस की ओर जाएगा, अगर शील्डिंग हो रहा है तो वैल्यू टीएमएस की ओर शिफ्ट होंगी और डी शील्डिंग हो रहा है तो वैल्यू टीएमएस से दूर जाएगी। तो ये इस चार्ट से भी मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। अगर आप इसे चाहो, डी डी मीन्स डाउन फील्ड, डी शील्डिंग। इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो आपका रहेगा वो एच नॉट प्लस सिग्मा एच नॉट। ये सिग्मा एच नॉट जो है आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पिन और अपीयर एट हायर डेल्टा वैल्यूज आपका रहता है और लोअर एनर्जी इसके अंदर रिक्वायर्ड रहती है। ओके, लोअर एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, जबकि आपकी जो यूएस है यानी कि अप फील्ड कब आएगा, जब शील्डिंग हो रहा है, शील्डेड रीजन है तो अप फील्ड। इसमें इफेक्टिव जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो लेस रहेगा यानी कि एच नॉट माइनस सिग्मा एच नॉट। इट अपीयर एट लोअर डेल्टा वैल्यू, अगर डेल्टा वैल्यू लोअर है तो एनर्जी आपको हाई देनी पड़ रही है, एनर्जी हाई देनी पड़ रही है। समथिंग लाइक लैम्डा की तरह, लैम्डा लोअर रहता है तो हाई एनर्जी और लैम्डा हाई रहता है तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। समथिंग लाइक लैम्डा की तरह से को रिलेट करना है। चलिए, अब मेजर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक रहता है कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स आपके केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करेंगे। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सिग्नल से रिलेटेड तो उसमें माइनर डिफरेंस रहता है उनके डेल्टा वैल्यूज़ के अंदर। तो वो माइनर डिफरेंस किसके कारण से आएगा, तो पहला जो मेजर पॉइंट है वो आपको पढ़ना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम। अगर कोई सबस्ट्रेट अटैच्ड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो भी आपके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करती है। तो दो टाइप के आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट रहेंगे, एक रहेगा आपके पास माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप के कारण जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप टोटल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन मॉलिक्यूल या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कम होगी। और जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रोटेशन यानी कि आप कह सकते हो आप कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपका ज़्यादा बनेगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनने से वो डीशिल्डेड रीजन आपका कहलाएगा और डीशिल्डेड रीजन वाला जो प्रोटॉन है वो डाउन फील्ड के अंदर आपको सिग्नल देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम यानी कोई खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपका सेम डायरेक्शन में होगा, डीशिल्डेड रीजन रहेगा और डाउन फील्ड में आपको सिग्नल मिलेगा। तो इससे क्या होगा, हायर डीशिल्डिंग आपकी रहेगी और डाउन फील्ड में आपको डेल्टा वैल्यू मिलेगा और हायर डेल्टा वैल्यू आपको ऑब्टेंड होगी। कब, जब EWG ग्रुप आपके पास अटैच्ड है। तो इसी का उल्टा अगर प्लस आई इफेक्ट है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आपने कुछ इलेक्ट्रॉन दिए उनको, तो इलेक्ट्रॉन दिए मीन्स जो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो अपोज काम करेगा। अपोज काम कर रहा है मीन्स शील्डिंग हो रही है। ओके, तो वो हायर शील्डिंग करेगा। क्या करेगा, हायर शील्डिंग करेगा। और अगर शील्डिंग कर रहा है तो
हायर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी हाई है तो डेल्टा वैल्यू कम आएगी, डेल्टा वैल्यू कम मीन्स अप फील्ड की ओर जा रही है, तो ये रहेगा आपका अप फील्ड सिग्नल एंड लोअर डेल्टा वैल्यू। लैम्डा की तरह को रिलेट करिए कि भाई इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो गया आपके पास, शील्डिंग इफेक्ट जनरेट हुई, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो मोर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे और वो अपोजिशन कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है तो हायर एनर्जी आपको रिक्वायर्ड रहेगी। हायर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो डेल्टा वैल्यू क्या रहेगी, लोअर आएगी। दिस वन डेल्टा वैल्यू लोअर अप फील्ड में। कुछ सब स्टेटमेंट आपके पास दे रखे, लाइक दिस हेटेरोएटम है CF, दिस क्लोराइड, दिस आयोडाइड, दिस ब्रोमाइड। आपको क्या पूछा है, इसने पूछा है कि ऑर्डर ऑफ डेल्टा वैल्यू। तो डेल्टा वैल्यू मीन्स जो डेल्टा वैल्यू जिसकी कम है, TMS के नज़दीक है, वो अपफील्ड रीजन में। तो अपफील्ड रीजन में कौन रहेंगे, जो जिसके साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होगा, जो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन रहेगा आपका, वो रहने वाले हैं आपके पास लाइक आयोडाइड, लाइक ब्रोमाइड, है ना। तो ये देखिए आयोडाइड वाले के लिए सबसे कम डेल्टा वैल्यू आएगी, फिर आपका ब्रोमाइड वाले के लिए, फिर आपका क्लोराइड वाले के लिए, और सबसे ज़्यादा क्लोराइड वाले के लिए। यस, क्लोराइड वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारे के सारे अट्रैक्ट करेगा, कम करेगा। इससे क्या होंगे, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, तो एनर्जी आपको लेस लगेगी, लेस एनर्जी, तो डेल्टा वैल्यू हाई। इसलिए CH3F की डेल्टा वैल्यू सबसे हाई होती है। इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ CH3OCH3, मैं इस फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूँ, दिस OCH3, दिस अमाइन एंड दिस CH3CH3। अब देखिए इन दोनों में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या सिमिलरिटी दिख रही है कि दोनों हेटेरो एटम है। ओके, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू नाइट्रोजन, ये एक चीज़ है। इसलिए ऑक्सीजन इतनी इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता जितना नाइट्रोजन करता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अट्रैक्शन पावर इसकी ज़्यादा होगी, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। मीन्स इसमें जो आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम डायरेक्शन में, यानी कि ये सील्डिंग डीसील्डिंग करेगा, सेम डायरेक्शन में मीन्स डीसील्डिंग करेगा, और हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी फ्लिपिंग के लिए तो वो जाएगा डाउन फील्ड। तो इसके लिए डेल्टा वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन वाले के लिए, और फिर आपका विदाउट हेटेरो एटम मिथाइल वाले के लिए। इसी टाइप से दिस वन CHCl3, CHCl2, CH3Cl एंड CH4। तो नंबर ऑफ हेटेरो एटम जितने ज़्यादा है, अट्रैक्शन पावर उसके लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा विड्रॉ करेंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे तो डेल्टा डीशिल्डिंग ज़्यादा होगी, और डीशिल्डिंग ज़्यादा मीन्स डेल्टा वैल्यू ज़्यादा। इसमें 3 क्लोराइड है इसलिए इसका डेल्टा वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा, फिर 2 क्लोराइड वाले का, फिर 1 वाले का, और फिर लास्ट में विदाउट क्लोराइड का यानी कि मिथेन का। एज द, यानी कि रूल क्या निकला, एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीजेज डीशिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेज। ये नेक्स्ट पॉइंट में हमको काम आएगा कि जैसे जैसे हेटेरो एटम की पोजीशन चेंज होती जाएगी डीशिल्डिंग इफेक्ट भी चेंज होता जाएगा। देखिए इस, फिर आपके पास है एक एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट के कारण भी आपके प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यूज के अंदर डिफ्रेंसिएशन आपको देखने को मिलता है। अब देखिए होता है क्या है कि मॉलिक्यूल में इंटरनल इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के कारण जो भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो, एंड एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्लस मॉलिक्यूल का रोटेशन, ये तीनों चीज़ें कैसी है, पहली चीज़ एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, तीसरी मॉलिक्यूल का रोटेशन, सॉरी मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन, नॉट रोटेशन, ओरिएंटेशन, ये तीनों कैसी है। इन तीनों का अरेंजमेंट आपको चेक करना पड़ता है, और फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन है, मॉलिक्यूल के अंदर अटैच्ड प्रोटॉन है, वो कौन से रीजन में आ रहा है, वो शिल्डेड रीजन में आ रहा है या डीशिल्डेड रीजन में आ रहा है। अगर वो शिल्डेड रीजन में आ रहा है तो उसकी डेल्टा वैल्यू आपकी लोअर जाएगी, अगर वो डीशिल्डेड रीजन में आ रहा है तो उसकी डेल्टा वैल्यू हायर जाएगी। तो 3 चीज़ें आपको चेक करनी है। 3 चीज़ें, पहला आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दूसरा
इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सिग्मा एच नॉट, और तीसरा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये तीन चीजें ही देखकर ही हम बता पाते हैं अनिसोट्रोपिक क्या है। तो इसको जस्ट किस टाइप से डिफाइन करते हैं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन द अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल एसिटाइलिन, ओलेफिन्स एंड एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक कंपाउंड, they show chemical shift that cannot be explained on the basis of electronegativity effect। ये हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही आपको ये तीनों चीज देखनी होती है। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। अब देखिए क्या देखोगे हम लोग, सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखिए, ये आपके पास एक है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फिर ये आपके पास है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपका अबाउट यानी कि इसी डायरेक्शन में, और इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलेशन है ये दिस वन है। ये ओरिएंटेशन हो गया मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल अपने आप को इस टाइप से ओरिएंट करेगा, यानी कि सॉरी परपेंडिकुलर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है तो ये परपेंडिकुलर अपने आप को ओरिएंट कर रहा है इसके मॉलिक्यूल। एक तो इस टाइप से हो सकता है, दूसरा इस टाइप से कि ये मॉलिक्यूल आपका पैरेलल ओरिएंटेशन करे, दूसरा टाइप से। तो अगर परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन है तो जो आपका हाइड्रोजन है वो डीशिल्डेड रीजन में आ रहा है, और अगर आपका पैरेलल अरेंजमेंट है तो आपका जो हाइड्रोजन है वो शिल्डेड रीजन में आ रहा है। देखिए ये आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का रीजन यू जा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का रोटेशन के कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है वो यू जा रहा है, दिस वन, ये दिस वन नीचे की ओर। तो अब हमारे पास क्या है कि फ्री रोटेशन ऑफ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन, so it is oriented parallel to applied magnetic field, और पैरेलल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगर ये रहता है तो उस कंडीशन में इसका होता है डीशिल्डिंग, और आपको मिलता है अपफील्ड रीजन के अंदर, अपफील्ड रीजन के अंदर आपको डेल्टा वैल्यू देखने को मिलती है जो कि रहेगा 2.35 ppm के अंदर। इसका रेंज फिक्स रहता है 2.35 के आसपास ही एसिटाइलिन की प्रोटॉन्स आपको सिग्नल देते हैं। तो दो तीन चीज़ें आपको दिमाग में फिट कर लेनी है कि जो भी आपका एसिटाइलिन है यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अपने आप को ओरिएंट करता है, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस हाइड्रोजन को डीशिल्ड करते हैं। जबकि एल्कीन जो है वो आपका पैरेलल अरेंज ना होके परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होता है, यानी कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस टाइप से रह रहा है, तो अरेंजमेंट इसका इस टाइप से होगा। इस कंडीशन में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एल्कीन एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ H0 वो आपके हाइड्रोजन को शिल्डेड करेंगे, सॉरी डीशिल्ड करेंगे, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन। ओके, तो ये था आपका ओलेफिन का ओरिएंटेशन इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओलेफिन क्या रहता है आपका परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होता है, इसके कारण इसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी, ये आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इस H को ये क्या कर रहा है शिल्डेड डीशिल्डेड कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में ना मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए डीशिल्डेड कर रहा है। तो डाउनफील्ड रीजन में आपको सिग्नल मिलेगा, और इसका रीजन रहता है समथिंग 4.60 ppm, यानी कि एल्किन के प्रोटॉन इसी रेंज के अंदर आपको कहीं ना कहीं सिग्नल देते हैं। तो ये आपका एल्किन है, प्लानर मॉलिक्यूल आपका रहता है। ये कैसा आपका प्लानर, वो था आपका ये भी आपके पास एक टाइप का लीनियर प्लानर मॉलिक्यूल आपका था, लीनियर एंड प्लानर मॉलिक्यूल। इसी टाइप से आपका जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है ये भी आपका प्लानर रहता है। दिस पर्टिकुलर प्रोटॉन है एल्किन का होमोलोगस आपका रहता है, जिसमें एक कार्बन ऑक्सीजन से रिप्लेस्ड है। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में,
और दोनों की सेम डायरेक्शन होने के कारण हाइड्रोजन का होता है डीशिल्डिंग, और इसके कारण आपके पास आता है डाउनफील्ड सिग्नल। और ड्यू टू दिस ऑक्सीजन ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, और कम करेगा तो और डाउनफील्ड जाएगा, मीन्स एल्किन से भी डाउनफील्ड इसके सिग्नल्स मिलते हैं। तो ये मिलता है आपका 9 to 12 ppm के ऊपर इसके सिग्नल्स मिलते हैं। और सबसे मोस्ट है आपका एरोमेटिक रीजन के प्रोटॉन। एरोमेटिक सिस्टम भी क्या रहता है, प्लानर, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहता है कॉन्जुगेटेड, और इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से इस बेंजीन के अबाव एंड बिलो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में रहता है। तो हाइड्रोजन क्या होते हैं, जो बाहर वाले हाइड्रोजन है एरोमेटिक रीजन के, वो उनके ऊपर जो फील्ड अप्लाइड रहता है वो क्या रहता है आपका डीशिल्डेड रहते हैं, मीन्स इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन के ऊपर सेम डायरेक्शन में है। डीशिल्डिंग होने का यानी कि डीशिल्डिंग का ये डाउनफील्ड रीजन में प्रोटॉन्स सिग्नल देते हैं, और इनका एक स्पेसिफिक रीजन है 7 to 8 ppm। अगर जो आपके सब स्टूडेंट है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना हो, लाइक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट ना हो, ओके, तो उस कंडीशन में ये 7 to 8 ppm के बीच में इन प्रोटॉन्स का आपको डेल्टा वैल्यू देखने को मिलेगी। तो एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट ड्यू टू एरोमेटिक रिंग करंट स्ट्रॉन्ग, एरोमेटिक रिंग करंट स्ट्रॉन्गर देन पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ओलेफिन एंड एसिटाइलिन। ओके, ओलेफिन और एसिटाइलिन से इसका ज़्यादा हाई करंट रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि ओलेफिन्स की बात करें या फिर कीटोन्स की बात करें, उसमें कितने होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही वहाँ पे आपके पास रहते हैं। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग रीजन या करंट आपको जनरेट करेगा। अब आपके पास है एनुलिन्स। एनुलिन्स भी क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू नंबर यानी 18 है, ये आपका रहता है 4n+2 से अगर चेक करें तो 4 4 जा 16 + 2 18, यानी कि ये एरोमेटिक सिस्टम आपका रहता है 18 एनुलिन एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक रीजन में जो आउटर हाइड्रोजन्स है वो तो किस रीजन में आते हैं, आपके जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करेंगे उनका रीजन आउटर हाइड्रोजन पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के सेम रहता है। मीन्स अगर मेरे पास ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये मॉलिक्यूल किस टाइप से अपने आप को ओरिएंट करेगा, मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन इस टाइप से होगा। अगर ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दिस वन लाइक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लोअर टू हायर जा रहा है, तो जो आपका सिस्टम है वो इसके परपेंडिकुलर अपने आप को ओरिएंट करेगा। अब परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन कर रहा है तो जो इसके टर्मिनल हाइड्रोजन है, जो रिंग का जो होल है उससे जो बाहर की ओर है, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, मैं उसे हाईलाइट करता हूँ येलो से, दिस वन, इस रिंग से बाहर की साइडेड जो प्रोटॉन्स है लगभग 12 प्रोटॉन्स होंगे, ये 12 प्रोटॉन, इनके ऊपर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उनके एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड से, ये भी क्या रहता है, सेम डायरेक्शन में रहता है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये डीशिल्डेड रहते हैं और डाउनफील्ड रीजन में आपको सिग्नल देते हैं। मीन्स एरोमेटिक रीजन का जो डेल्टा वैल्यू थी 7 to 8 ppm, उसी रीजन में आउटर प्रोटॉन आपको सिग्नल देते हैं। लेकिन जो इनर प्रोटॉन है, इनर प्रोटॉन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से, इसमें क्या होता है कि इस रीजन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर जैसे ये अबाउट लोअर टू अबाउ मैग्नेटिक फील्ड, आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, और ये आपका मॉलिक्यूल था। तो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन यानी कि जो 18 इलेक्ट्रॉन्स है उनके रोटेशन किस टाइप से होगा, अंदर से यू जा रहा है, दिस वन, ठीक है, यानी कि इस होल के अंदर जा रहा है। अब होल के अंदर जो भी प्रोटॉन्स है, रिंग के अंदर जो प्रोटॉन है उस पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लोअर है, नीचे की ओर है, जबकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है। तो अंदर वाले प्रोटॉन आपके हो गए शिल्डेड रीजन के अंदर, किसमें, शिल्डेड। तो ये आपके प्रोटॉन जो दिखाई दे रहे हैं 6 प्रोटॉन, वो आपके रहेंगे शिल्डेड। शिल्डेड होने के कारण ये आपके चले गए अपफील्ड, और कई बार इतने अपफील्ड हो जाते हैं कि टीएमएस से भी
राइट साइड में निकल जाती है, यानी कि माइनस या नेगेटिव डेल्टा वैल्यू आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इनर प्रोटॉन आपका क्या रहता है, शील्डेड अपफील्ड रीजन में देते हैं, और -1.8 ppm किसके लिए, 18 एलुमिन के लिए। तो गलती ना होवे इसलिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक रहता है कि बेंजीन, याद रखें कि बेंजीन का जो एरोमेटिक रीजन है उसके जो एरोमेटिक रीजन है 7 to 8 ppm। कोई भी एनुलिन ले लीजिए, उस एनुलिन के जो आउटर प्रोटॉन है, जैसे बेंजीन में 6 आउटर प्रोटॉन होते हैं ना, बेंजीन में कितने आउटर प्रोटॉन्स होते हैं, 6। तो आउटर प्रोटॉन के लिए ये 7 to 8 ppm के अंदर वैल्यू आती है। इसी टाइप से कोई भी एनुलिन जो कि एरोमेटिक हो, उसके आउटर प्रोटॉन बेंजीन के एरोमेटिक रीजन के अंदर ही आपको सिग्नल देंगे, और इनर प्रोटॉन जो है वो उसका जस्ट उल्टा है, यानी कि आउटर प्रोटॉन अगर डीसिल्डेड है तो इनर प्रोटॉन आपका सिल्डेड होगा, और वो डेल्टा वैल्यू जो है वो अपफील्ड में देगा। इतना सा आपको याद रखना है। फिर आपके पास नेक्स्ट इफेक्ट रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी डेल्टा वैल्यू शिफ्ट रहती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी, जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आपका हाइड्रोजन कहीं पे ट्रैप हो रहा है, तो जाके आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उन बिटवीन कोई हाइड्रोजन आ रहा है, लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दिस ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपके पास डायरेक्टली अटैच्ड है, और इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद में एक पार्शियली अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इसके बीच में ये पार्शियल अटैक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस ऑन हाइड्रोजन एटम, इससे क्या होगा, डीशिल्डिंग होगा, और डाउनफील्ड्स में डेल्टा वैल्यू आपकी जाएगी। देखिए ये ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ही रहा है, साथ में ये जो इसके नेबर में पार्शियली हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली डीसिल्डेड रीजन में और जाएगा, और डाउनफील्ड रीजन में आपको डेल्टा वैल्यू मिलेगी। अब 2 टाइप के रहते हैं आपके पास, एक इंट्रामॉलिक्यूलर और एक इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। पहला हम देख लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के कारण क्या इफेक्ट रहेगा। तो सॉल्वेंट को हम साथ में लेकर स्टडी करते हैं। सॉल्वेंट स्टडी, पीक्स आर डिफरेंशिएट इट्स पोजीशन ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर जो एच बॉन्डिंग है वो सेपरेट आउट होती जाएगी, टूटती जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में आएंगे, अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन अगर कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं हो पाएंगे, और डीशिल्डिंग नहीं होगा, उसका शिल्डिंग होगा। तो ये क्या रहेगा, डेल्टा वैल्यूज के अंदर आपको डायरेक्ट चेंजेस देखने को मिलेंगे। डेल्टा शिफ्ट ऑन डाइल्यूशन पीक गोज टू अपफील्ड, है ना, अट्रैक्शन कम हो रहा है तो शिल्डिंग होगी, शिल्डिंग होगा तो अपफील्ड जाएगा। ये भी आपका क्या रहता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रहेगा। मीन्स अगर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की आप या बोल सकते हो, अगर ज़्यादा सॉल्वेंट मिलाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग गायब हो जाएगी, सॉल्वेंट कम मिलाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग मीन्स विथ इन मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन की जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है वो मॉलिक्यूल के अंदर ही है, तो उसका सॉल्वेंट से कुछ लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम किसका देखते थे, लाइक दिस वन, हम देखते थे एसिटिक हम देखा करते थे, अगर मैंने लिखा होगा तो एग्जाम्पल भी लिखा होगा, लेकिन देख लेते हैं। इंट्रामोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर के लिए जैसे हम एग्जाम्पल लेते थे, हाँ, जो बेंजीन रिंग के ऊपर आपका पास रहता था एक, दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंड और एक हम यहाँ पे ले लेते ओ एच ग्रुप, ओ और एच ग्रुप, इन दोनों के बीच में आपके पास बॉन्डिंग बन रही है। तो ये आपके पास रहता है लाइक 1-ऑल बेंजोइक एसिड का इस टाइप से मॉलिक्यूल है। तो इसी मॉलिक्यूल के विथ इन अंदर ही आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है।
तो इसका कॉन्सेंट्रेशन से या सॉल्वेंट मिलाने से कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, इस प्रोटॉन का जो भी डेल्टा वैल्यू आएगी, फिर इसका डाइल्यूशन करने से उसके अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है, विथ इन द मॉलिक्यूल है। टू अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इसमें क्या रहता है, नो इफेक्ट ऑन पीक पोजिशन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड पॉइंट है, नो इफेक्ट ऑन डेल्टा वैल्यू इन एनी कॉन्सेंट्रेशन, सभी कॉन्सेंट्रेशन पर डेल्टा वैल्यू सेम रहेगी। किस प्रोटॉन के लिए, सिर्फ इस प्रोटॉन के लिए, ओके। दूसरे के और द कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट ये आपका रहता है। फिर आपके पास पीक एरिया, अभी तक हमने क्या पढ़ा, डेल्टा वैल्यू के बारे में पढ़ा कि डेल्टा वैल्यू हमें क्या इंडिकेट करता है, ये नंबर ऑफ पीक बताता है और उसका और रिलेट करता है कि भाई कौन से कितने हर्ट्ज पे आपके एक टाइप के प्रोटॉन फ्लिप हुए हैं। जितने ज़्यादा पीक्स होंगे उतने ज़्यादा आप, यानी कि जितने आपके पीक्स है स्पेक्ट्रम में, उतने ही आपके नॉन इक्विवेलेंट टाइप के प्रोटॉन्स है, उसने ये इंडिकेट कर दिया। फिर डेल्टा वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करने वाले फैक्टर्स हमने देख लिए, और नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम स्टडी करेंगे पीक एरिया के बारे में, स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में, एंड जे वैल्यूज़ के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।